मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को सही ठहराया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि अनुच्छेद 370 पर रुख नहीं बदला तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री चुन लिया, जिसके बाद उन्होंने मंच पर ही शिवराज सिंह चौहान के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलने पर बीजेपी ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने धीरज साहू से पल्ला झाड़ लिया। और चीन ने 3 दिन के भीतर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाजों पर दूसरा बड़ा हमला बोल दिया तो अमेरिका ने चीन की कार्रवाई को भड़काने वाली बता दिया। बड़ी खबर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों से मिले कैश की गिनती 6 दिन से जारी है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में बलंगीर के स्टेट बैंक की ब्रांच में और धीरज साहू के रांची वाले घर पर नोटों की गिनती लगातार चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इनके अलावा सभी जगहों पर नोटों की गिनती पूरी कर ली गई है। सूत्र बताते हैं कि 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट गिने जा चुके हैं। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी पर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन छापेमारी के दौरान मिली कैश की तस्वीरें देखकर हर कोई दंग है, क्योंकि आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक वहां 2, 4 या 10 करोड़ नहीं बल्कि नोटों से भरा एक पूरा कमरा मिला और उसकी दीवारों पर, अलमारियों में, अलमारियों के ऊपर और फर्श पर नोट ही नोट दिखाई दिए। बलंगीर से सामने आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। खबरों के मुताबिक एक ही कमरे में इतने सारे नोटों के बंडल देखकर छापेमारी करने पहुंचे आयकर विभाग के अफसर और कर्मचारी भी भौचक्के रह गए। कमरे का दरवाजा खुलते ही जहां तक नजरें जा रही थीं, बस नोट ही नोट नजर आ रहे थे। उस कमरे में अलमारियों में रखे नोटों के बंडल देखकर ऐसा लगा मानो किसी बड़े बैंक का लॉकर खोल दिया गया हो। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक कमरे में लोहे की 9 अलमारियां मिली और उन अलमारियों के एक एक खाने में नोटों को ठूस ठूस कर भरा गया था। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो अलमारियों के अंदर नोटों के बंडल की दीवार बना दी गई हो। नोटों के बंडलों से लोहे की अलमारियां तो भरी ही थीं, उस कमरे में बने लकड़ी के रैक पर भी सैकड़ों गड्डियां रखी दिखाई दी, जिसका मतलब यह कि उस कमरे का हर कोना नोटों से भरा हुआ था। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी करने गई टीम जैसे जैसे उस कमरे में आगे बढ़ रही थी, हर कदम पर कैश मिलता जा रहा था। उस कमरे से मिले नोटों को गिनने के लिए आयकर विभाग की टीम को नोट गिनने वाली कई मशीनें मंगवानी पड़ी, क्योंकि वहां इतने नोट मिले कि हाथों से उनकी गिनती करना संभव नहीं था। नोटों से भरे उस कमरे में अलमारियों में दिख रही रकम के अलावा कई बैग भी दिखाई दिए और उनमें नोटों के बंडलों को ऊपर तक भरकर रखा गया था। नोटों से भरे एक बैग के ऊपर दूसरा बैग भरकर रखा नजर आया। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने ही उस कमरे में अलमारियों के बाहर रखे गए नोटों की गड्डियों को बैगों में भर दिया था। कैश से भरे उस कमरे के अंदर 500-500 के नोटों की गड्डियां तो थी ही, 100 और 200 के भी सैकड़ों बंडल मिले और उनकी गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीनों को लगाना पड़ा। खबर तो ये आई कि इतने सारे नोट गिनते गिनते 2 मशीनें बंद तक हो गई थी, उन्हें बाद में वहां से हटा दिया गया, क्योंकि आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इससे पहले आज तक देश में इतना कैश छापेमारी में कभी मिला ही नहीं था। आयकर विभाग के मुताबिक सूत्रों के मुताबिक 3 राज्यों के 9 ठिकानों पर छापेमारी में 350 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। नोटों को गिनते समय मशीनों में आई परेशानी को तुरंत ठीक करने के लिए इंजीनियरों की एक टीम भी वहां तैनात कर दी गई और सूत्रों के मुताबिक उस कमरे में मिले नोटों के अंबार को गिनने के लिए कई बैंकों से नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। ओडिशा के बलंगीर में इस कमरे में नोटों के बंडलों को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि 200 करोड़ से ज्यादा की रकम तो यहीं जमा करके रखी गई थी, क्योंकि 500 के नोटों की एक गड्डी में 50,000 की रकम होती है और 500 की 2 गड्डियों को मिलाकर यह रकम 1 लाख हो जाती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस कमरे में 500 की करीब 20,000 गड्डियां मौजूद थी। हालांकि कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से कुल कितनी रकम बरामद हुई, इस पर आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। माना जा रहा है कि नोटों की गिनती पूरी होने और छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही आयकर विभाग इस पर जानकारी साझा करेगा।
लेकिन सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश की पूरी कुंडली खंगाल रहा है। इसके साथ ही नोटों की गिनती भी कराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में छापेमारी में मिले करोड़ों रुपयों को छापेमारी वाली जगह पर ही गिना गया, जबकि बाद में बचे हुए कैश को बोरियों और बैग में भरकर बलंगीर की स्टेट बैंक शाखा में भेज दिया गया, ताकि बैंक कर्मचारी नोटों की ठीक से गिनती कर सकें। ओडिशा के बलंगीर से सामने आए एक वीडियो में कड़ी सुरक्षा के बीच बैंक कर्मचारी छापेमारी में मिले कैश को बैगों और लोहे के बड़े बड़े बक्सों में भरकर बैंक ले जाते दिखे। इसके बाद बैंक के अंदर 3 बैंकों के 50 कर्मचारियों को 40 मशीनों के साथ नोट गिनने में लगा दिया गया। बैंक के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में कैश देखकर हर कोई दंग था। नोट गिनने के लिए लगाए गए कर्मचारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। बैंक के अंदर बड़े से हॉल में टेबल के ऊपर चारों तरफ बस नोटों के बंडल ही नजर आए। टेबल पर नोट गिनने वाली मशीनों के साथ कतार में बैठे बैंक कर्मचारी बेहद सावधानी के साथ नोट गिनते दिखाई दिए। नोटों की गिनती के लिए लगाए गए 50 लोगों के अलावा भी 20 और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई और उन्हें नोट गिनने के अलावा अलग अलग काम दे दिया गया। कुछ लोगों को नोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के काम में लगाया गया। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान कोई भी एक्शन बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के पूरा नहीं किया गया। यानी आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान पूरी सावधानी बरती। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर नकदी ओडिशा में धीरज साहू के भाई की कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की जांच टीम ने मामले में कंपनी के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं जो तलाशी के दौरान वहां मौजूद थे। आयकर विभाग की टीम ने 6 दिसंबर को झारखंड में रांची और लोहरदगा में धीरज साहू के पैतृक आवास पर उनकी शराब कंपनी के ऑफिस में और कोलकाता में उनके एक ठिकाने पर एक साथ छापा मारा। इसके अलावा आयकर विभाग ने ओडिशा के संबलपुर, बलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में एक साथ छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। और इस छापेमारी के दौरान नोटों से भरे कमरे का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके परिवार की चर्चा पूरे देश में होने लगी। उनकी कमाई, कारोबार, अरबों की संपत्ति लोगों में चर्चा का विषय बन गई। क्योंकि झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले धीरज साहू सांसद होने के साथ साथ एक बड़े शराब कारोबारी भी हैं। खबरों के मुताबिक आजादी से पहले धीरज साहू के परिवार का शराब कारोबार पूरे पूर्वी भारत में फैला था। करीब 100 साल पहले ही उनके पिता और दादा शराब कारोबार से जुड़ गए थे। बाद में दादा और पिता के व्यापार को धीरज साहू ने आगे बढ़ाया और दूसरे कारोबार में भी हाथ आजमाया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की शराब कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज ओडिशा की सबसे बड़ी शराब बनाने और बेचने वाली कंपनियों में एक है और इसी कंपनी की साझेदार है बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसके ठिकाने पर आयकर विभाग ने छापे मारे और भारी मात्रा में कैश बरामद किया। और इस कंपनी के निदेशक कांग्रेस सांसद धीरज साहू के सगे भाई संजय साहू हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप है। हालांकि आयकर विभाग ने साफ तौर पर धीरज साहू या उनके करीबियों के यहां हुई छापेमारी पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिले कैश पर घमासान छिड़ गया। आयकर विभाग भी धीरज साहू से छापेमारी में बरामद नकदी की पाई पाई का हिसाब लेने की तैयारी में। और जानकारों का कहना है कि अगर वो छापेमारी में मिले कैश का सही हिसाब किताब दे देते हैं तो आयकर विभाग उनका पैसा लौटा भी सकता है। जानकारों के मुताबिक जो कैश बरामद हुआ है उसमें टैक्स काटकर धीरज साहू को लौटाया जा सकता है, लेकिन उन्हें इस कमाई का सोर्स यानी पैसा कहां से आया इसकी सही जानकारी देनी होगी। जब कैश पकड़ा जाता है तो इस कैश पर भारी भरकम टैक्स लगता है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से मिला कैश देश में अब तक किसी भी छापेमारी में मिले कैश में सबसे ज्यादा है। इससे पहले देश में 5 ऐसे मामले सामने आए थे जब आयकर विभाग ने 50 करोड़ या उससे ज्यादा कैश जब्त किया था। उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर के ठिकानों से 196 करोड़ रुपए नकद और 23 किलो सोना बरामद किया गया था। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने एक स्टील और कपड़ा व्यापारी के घर से करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की थी। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी में ईडी ने करीब 50 करोड़ रुपए नकद और प्रॉपर्टी के पेपर बरामद किए थे।
लेकिन इस बार आयकर विभाग के शिकंजे में कांग्रेस सांसद धीरज साहू आ गए। इसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पोस्टर पर चप्पलों की बारिश कर दी। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कांग्रेस ने धीरज साहू मामले में चुप्पी साध ली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो साफ साफ कह दिया कि इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को पूरी तरह घेर रही है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों के साथ गांधी प्रतिमा के करीब प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के मामले लेकर प्रधानमंत्री तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को घेर चुके हैं। उधर बड़ी खबर आई सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी। खबर है कि गोगामेडी की पत्नियों के बीच उनकी करोड़ों की संपत्ति को लेकर खींचतान शुरू हो गई। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की 3 पत्नियां बताई जाती हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन तीनों के बीच संपत्ति को लेकर घमासान मच गया। गोगामेडी की तीसरी पत्नी सपना सोनी ने उनकी दूसरी पत्नी शीला शेखावत पर कई गंभीर आरोप लगाए। 5 दिसंबर को जयपुर में गोगामेडी के घर में घुसकर 2 शूटरों ने गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों शूटरों के साथ उनके कुछ मददगारों को भी गिरफ्तार कर लिया और हत्याकांड की साजिश से पर्दा उठाने के लिए उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन इस हत्याकांड में नया मोड़ तब आ गया जब यह बात सामने आई कि गोगामेडी की एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां थीं। सूत्रों का दावा है कि उन तीनों के बीच गोगामेडी की करोड़ों की संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक पूरे राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। और सूत्रों का दावा है कि गोगामेडी हत्याकांड के बाद उनकी पत्नियों के बीच प्रॉपर्टी के लिए दंगल शुरू हो गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पहली पत्नी का नाम शकुंतला चौधरी है, जबकि दूसरी पत्नी का नाम शीला शेखावत और तीसरी पत्नी का नाम है सपना सोनी। लेकिन गोगामेडी की हत्या के बाद अगर कोई सबसे पहले खुलकर सामने आया तो वो थी शीला शेखावत। उस वक्त जब गोगामेडी का शव अस्पताल के अंदर पड़ा था, उसी दौरान अस्पताल के बाहर शीला उनके समर्थकों के बीच हुंकार भर रही थी। तुमसे अगर बन सकता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे साथ की डील में उसी की डील और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है। सुखदेव गोगामेडी की हत्या से बिफरी हुई उनकी पत्नी शीला शेखावत प्रशासन को ही चुनौती दे रही थी। वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता आप हिलोगे नहीं। उन्होंने खुलेआम गोगामेडी के समर्थकों से उनकी हत्या का बदला लेने की अपील भी कर दी थी। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है, उस शेर का जो हमारे समाज को जगाया। मतलब गोगामेडी की हत्या के बाद शीला शेखावत ने यह बताने की कोशिश की थी कि उनकी उत्तराधिकारी वही है। लेकिन सुखदेव गोगामेडी की तीसरी पत्नी को शायद यह मंजूर नहीं। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि गोगामेडी की संपत्ति और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पर अधिकार को लेकर विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शीला शेखावत ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पर कब्जा करने की भी पूरी प्लानिंग कर ली है। और खबर है कि जैसे ही इसकी भनक गोगामेडी की तीसरी पत्नी सपना सोनी को लगी, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया और मीडिया के सामने आकर उन्होंने शीला शेखावत पर जमकर प्रहार किए। संपत्ति का विवाद तब शुरू हुआ जब एक रोज पहले शीला शेखावत ने गोगामेडी की तीसरी पत्नी सपना सोनी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इस बारे में जब न्यूज 18 की टीम ने सपना सोनी से बातचीत की तो उन्होंने शीला शेखावत पर पैसों की लालची होने समेत कई गंभीर आरोप लगा दिए। साथ 2 महीने रह के गई है वो इसी मकान में। उसने क्यों बोला वो जाने, उसका हो सकता है प्रॉपर्टी का उसको ज्यादा ही होगा, उसको प्रॉपर्टी के लिए कर रही होगी। और तो और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शीला शेखावत अपने पति यानी गोगामेडी के नाम तक का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो अपने पापा का ही नाम लगाते, क्योंकि मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ आते थे तो मैं देखती थी डॉक्यूमेंट्स में उनके पापा का नाम है। बातचीत के दौरान सपना सोनी ने दावा किया कि उन्हें गोगामेडी की संपत्ति का लालच नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। और गोगामेडी की तीसरी पत्नी सपना सोनी ने यह भी दावा किया कि राजपूत समुदाय से होने की वजह से ही शीला शेखावत को समर्थन मिल रहा है, जबकि उनका दावा है कि जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी सबसे ज्यादा उनके साथ रहते थे।
और सपना सोनी के मुताबिक वारदात वाले दिन जब गोगामेडी के ऊपर गोलियां चल रही थीं, तब वो मकान की दूसरी मंजिल पर ही मौजूद थी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने खुद को गोगामेडी की तीसरी पत्नी बताया। सपना सोनी ने यह भी दावा किया कि गोगामेडी सबसे ज्यादा उनके साथ ही रहते थे और इसी वजह से उनके बारे में वो बाकी 2 पत्नियों से ज्यादा जानती हैं। उनका दावा है कि गोगामेडी की पूरी संपत्ति पहली पत्नी शकुंतला चौधरी के नाम पर है। हालांकि गोगामेडी उनके घर ज्यादा नहीं जाते थे। हाँ, बताया जा रहा है कि शकुंतला जी के नाम पे मुझे बताते थे ऐसे कि अभी तो सब कुछ शकुंतला के नाम ही है। सपना सोनी के मुताबिक सुखदेव गोगामेडी की शीला शेखावत से 2 बेटियां और 1 बेटा है। इसके बाद भी गोगामेडी उनके साथ नहीं रहते थे। उन्होंने दावा किया कि राजपूत समुदाय से होने की वजह से ही शीला को ज्यादा समर्थन मिल रहा है। उनका दावा है कि गोगामेडी की हत्या के बाद वो भी शीला शेखावत की तरह मीडिया के सामने आ सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि हत्याकांड में शामिल शूटर रोहित राठौड़ के साथ सुखदेव गोगामेडी की कई साल पुरानी रंजिश थी। सूत्रों के मुताबिक 7 साल पहले शूटर रोहित राठौड़ पर राजपूत समुदाय की एक नाबालिग लड़की को भगाने और उसका रेप करने का केस दर्ज हुआ था। और पुलिस के सूत्रों का दावा है कि राजपूत बिरादरी से आने की वजह से इस मामले में गोगामेडी ने लड़की के घर वालों की हर मुमकिन मदद की थी। सूत्र बताते हैं कि पुलिस की पूछताछ में रोहित राठौड़ ने बताया कि सुखदेव गोगामेडी की वजह से ही उसे जेल जाना पड़ा था और तो और मुकदमा लड़ने के लिए उसे अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। मतलब गोगामेडी की वजह से रोहित राठौड़ को काफी नुकसान हुआ था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि तभी से रोहित राठौड़ किसी भी सूरत में गोगामेडी से बदला लेना चाहता था। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि जेल में ही रोहित गोदारा के करीबी और लॉरेंस गैंग के गुर्गे वीरेंद्र चारण से रोहित राठौड़ की मुलाकात हुई थी और जैसे ही गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने गोगामेडी हत्याकांड के लिए उससे पूछा तो वो फौरन वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को हत्याकांड के बाद विदेश भेजने का झांसा दिया था। उनसे यह वादा किया गया था कि गोगामेडी को मारने के बाद वो दोनों भी गोल्डी बराड़ की तरह ही विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकेंगे। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसके लिए दोनों को टोकन मनी के तौर पर 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए लॉरेंस गैंग ने शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को विदेश भेजने का झांसा दिया था। मतलब गोगामेडी की वजह से रोहित राठौड़ को काफी नुकसान हुआ था, जहां वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरह ऐशो आराम की जिंदगी गुजार पाएंगे। सूत्र बताते हैं कि चंडीगढ़ के बाद दोनों गोवा भागने की फिराक में थे। वहां से इन दोनों का प्लान दक्षिण भारत के शहरों में छिपने का था। बताया गया कि 20 दिन तक शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को पुलिस से बचना था। प्लानिंग ये थी कि इन 20 दिन में लॉरेंस गैंग के गुर्गे इनके लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम करते, लेकिन इनकी प्लानिंग पर पानी तब फिर गया जब पुलिस ने चंडीगढ़ से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और दोनों शूटरों के साथ उनके एक मददगार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरे आरोपी की पहचान उधम के तौर पर हुई। आरोप है कि उसने दोनों शूटरों नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को पुलिस से बचाने और छिपाने में मदद की थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उधम के जरिए ही दोनों शूटर चंडीगढ़ पहुंचे थे। तीनों चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के कमल पैलेस नाम के होटल में रुके थे। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने होटल के मैनेजर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि तीनों बदमाश शाम करीब 7:30 बजे होटल पहुंचे थे और तीनों ने 900 रुपए में एक कमरा बुक करवाया था, लेकिन तीनों बदमाशों के पहुंचने के कुछ देर बाद ही पुलिस होटल आ गई थी। एक के पास बैग था और तीनों के ऊपर सुनने के दिल लगे 7:40 पे शाम को लगाए और 10 मिनट बाद पुलिस पहुंच गई। होटल मैनेजर के मुताबिक तीनों ने फर्जी नाम से कमरा बुक करवाया था। उन्होंने अपने नाम दविंदर कुमार, जयवीर सिंह और सुखबीर सिंह बताए थे। इसके लिए उन्होंने फर्जी पहचान पत्र भी दिए थे। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि होटल में दाखिल होने के बाद तीनों बदमाशों ने मैनेजर को डराकर सभी सीसीटीवी कैमरे बंद करवा दिए थे। लेकिन सुखदेव गोगामेडी के कातिलों तक पहुंचने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ गए, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि दोनों शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को पुलिस से बचाने के लिए लॉरेंस गैंग ने बड़ी प्लानिंग की थी। यानी गोगामेडी की हत्या करने के बाद शूटरों के फरार होने का पूरा रोड मैप पहले से तैयार कर दिया गया था। हत्या करने के बाद शूटर कहां रुकेंगे और फरार होने में कौन उनकी मदद करेगा, ये पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को वारदात अंजाम देने के बाद दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने सचिन माली नाम के आदमी की मदद से एक टैक्सी ली और फिर जयपुर से सीधा राजस्थान के सुजानगढ़ पहुंचे। यहाँ से दोनों शूटर बस में बैठकर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ आए
और इसके बाद दोनों ने धारूहेड़ा से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन जाने के लिए 500 रुपए में एक ऑटो किराए पर लिया। 6 दिसंबर को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर दोनों शूटरों की तस्वीरें भी सामने आई। सूत्र बताते हैं कि रेवाड़ी से दोनों हरियाणा के हिसार निकल गए, जहां पहले से ही गैंगस्टर वीरेंद्र चारण का गुर्गा उधम उनका इंतजार कर रहा था। हिसार पहुंचने के बाद उधम शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को लेकर मनाली निकल गए, लेकिन जैसे ही 9 दिसंबर को तीनों मनाली से चंडीगढ़ लौटे, पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर संपत नेहरा के इशारे पर दुबई में बैठे रोहित गोदारा ने गोगा मेडी की हत्या की पूरी साजिश रची। इसके लिए उसने अपने राइट हैंड वीरेंद्र चारण को इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने का काम सौंपा था। और उसी के तहत वीरेंद्र चारण ने सबसे पहले हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 2 शूटरों रोहित राठौर और नितिन फौजी का इंतजाम किया। शूटर रोहित राजस्थान की अजमेर जेल में वीरेंद्र चारण के साथ बंद था और उसकी गोगा मेडी से पुरानी दुश्मनी थी। उसी का फायदा उठाकर वीरेंद्र चारण ने उसे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार कर लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दूसरे शूटर नितिन फौजी को विदेश भेजने का लालच दिया गया था। शूटरों का इंतजाम होने के बाद सुखदेव गोगामेडी की उनके घर पर ही हत्या करने की प्लानिंग की गई। और सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर वीरेंद्र ने ही अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटरों तक जयपुर में ही हथियार पहुंचवाए थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि वारदात को अंजाम देने से पहले और उसके बाद भी दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के संपर्क में थे। राजस्थान पुलिस के मुताबिक 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश वीरेंद्र चारण पर गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या करवाने का आरोप है और तभी से पुलिस को उसकी तलाश है। लेकिन दावा है कि रोहित गोदारा की तरह वीरेंद्र चारण भी फर्जी पासपोर्ट से दुबई फरार हो चुका है और वो वहीं से रोहित गोदारा के इशारे पर लॉरेंस गैंग के लिए वारदात को अंजाम देता है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुखदेव गोगामेडी की हत्या करने से पहले दोनों शूटरों ने 1 हफ्ते तक उनकी और उनके घर की रेकी की थी और फिर पूरी प्लानिंग के साथ 5 दिसंबर को दिन दहाड़े घर में घुसकर गोगामेडी को दोनों शूटरों ने गोलियों से छलनी कर दी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों शूटरों ने 1 हफ्ते तक गोगामेडी और उनके घर की रेकी की थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि दोनों शूटरों के साथ नवीन शेखावत भी गोगामेडी की रेकी करने में शामिल था। ये वही नवीन शेखावत है जिससे शूटरों ने गोगामेडी की हत्या के दौरान गोली मार दी थी। और पुलिस के मुताबिक गोगामेडी हत्याकांड में नवीन शेखावत भी शामिल था। दावा है कि नवीन शेखावत दोनों शूटरों को ये कहकर मिलवाने ले गया था कि इन दोनों के स्कूल हैं और उन्हें मान्यता नहीं मिल रही। मतलब मदद मांगने के बहाने नवीन शेखावत के जरिए ही दोनों शूटर गोगामेडी के घर में दाखिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक शूटरों को नवीन शेखावत को इसलिए गोली मारनी पड़ी क्योंकि वो डर की वजह से दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसी वजह से शूटरों को वारदात अंजाम देने के दौरान नवीन शेखावत को भी रास्ते से हटाना पड़ गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में इस बात का भी पता चला कि जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के तार हरियाणा के भोंडसी जेल से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस जेल में गैंगस्टर रॉनी राजपूत बंद है, जो गैंगस्टर रोहित गोदारा का बेहद करीबी बताया जाता है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि रॉनी राजपूत ने ही हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले शूटर नितिन फौजी का संपर्क रोहित गोदारा से करवाया था। दावा है कि जेल में बंद होने के बावजूद उसने फोन से रोहित गोदारा से शूटर नितिन फौजी की बात करवाई थी और उस दौरान रोहित गोदारा ने नितिन फौजी को हत्याकांड को अंजाम देने के बदले मोटी रकम देने के साथ उसे विदेश बुलाने का झांसा दिया था। दावा यह भी है कि जेल से ही रॉनी राजपूत गोगामेडी हत्याकांड में लगातार रोहित गोदारा के साथ बातचीत कर रहा था। इसी वजह से जयपुर पुलिस हरियाणा की भोंडसी जेल में बंद रॉनी राजपूत से पूछताछ करने की तैयारी में, ताकि 5 दिसंबर को अंजाम दिए गए गोगामेडी हत्याकांड की पूरी साजिश से पर्दा उठाया जा सके। उधर बड़ी खबर आई मध्य प्रदेश के नए सीएम से जुड़ी। उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया सीएम चुन लिया गया। यानी ये साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज खत्म हो गया। मोहन यादव ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि मोहन यादव का नाम सामने आना चौंकाने वाला फैसला इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में उनका नाम कहीं नहीं था, लेकिन अचानक विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव आया और उन्हें नेता चुन लिया गया।
जिसके बाद भोपाल के बीजेपी दफ्तर का माहौल ही बदल गया। विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद तय हो गया कि मोहन यादव ही नए मुख्यमंत्री होंगे। मंच पर मोहन यादव की दाईं ओर शिवराज सिंह चौहान दिखे और बाईं ओर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। वीडी शर्मा ने उन्हें मिठाई खिलाई तो शिवराज सिंह चौहान ने फूलों का गुलदस्ता मोहन यादव को दिया। तभी मोहन यादव ने मंच पर ही शिवराज सिंह चौहान के पांव छू लिए। शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी पीठ थपथपाई, लेकिन मोहन यादव ने उनका हाथ पीठ से हटाकर अपने सिर पर रख लिया और उनका आशीर्वाद लिया। मोहन यादव ने सीएम पद मिलने पर बीजेपी संगठन की भी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। मोहन यादव मध्य प्रदेश की उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक बने और उनके सीएम बनने की खबर आते ही उज्जैन में उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मोहन यादव का नाम इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय की आबादी 48% मानी जाती है। इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना 2024 की लड़ाई के मद्देनजर बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। उनके सीएम बनने की खबर आते ही उज्जैन में उनके घर पर आतिशबाजी शुरू हो गई। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ दिखने लगा। घर पर अचानक सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ने लगी। उज्जैन को महाकाल की नगरी माना जाता है और मोहन यादव ने घर में ही महाकाल का बड़ा सा मंदिर भी बनाया हुआ। उनका परिवार तो मोहन यादव की कामयाबी को महाकाल का आशीर्वाद ही मान रहा है। मोहन यादव का चुनावी जीवन तो ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन राजनीति में वो मजे हुए खिलाड़ी हैं। और बीजेपी में आने से पहले वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी लंबे वक्त तक जुड़े रहे। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी लंबे वक्त तक काम किया। और माना जा रहा है कि जातीय समीकरण के अलावा आरएसएस से नजदीकी भी उनके सीएम पद पर चुने जाने की बड़ी वजह बनी। 2013 में वो पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो लगातार 3 चुनावों में इसी सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। शिवराज सिंह चौहान की पिछली कैबिनेट में उन्हें शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। यानी संगठन में तो उन्होंने काम किया ही, उन्हें मंत्री पद पर रहते हुए प्रशासनिक अनुभव भी मिल गया। मोहन यादव का पहला लक्ष्य 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाना होगा। उधर बड़ी खबर अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 2019 में लिए इस फैसले को पूरी तरह संवैधानिक बताते हुए इस पर मोहर लगा दी। सरकार ने 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जारी अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए वहां जल्द चुनाव कराने के निर्देश दे दिए। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इससे जुड़े सवालों का जवाब दिया और साफ कर दिया कि बीजेपी ने सत्ता संभालते ही जम्मू कश्मीर की जनता से अनुच्छेद 370 हटाने का जो वादा किया था वो पूरा हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भरोसा भी दिया कि वहां जल्द ही चुनाव भी कराए जाएंगे। इस दौरान गृह मंत्री ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी सरकार का रुख साफ कर दिया। जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। इस बीच जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले इस अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सरकार ने 2019 में लिया था। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गईं। और सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाना पूरी तरह संवैधानिक था। और जैसे ही यह फैसला आया, जम्मू में लोग खुशी से झूम उठे। इस दौरान जम्मू में कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लेकर नाचते नजर आए। इसके अलावा उन लोगों के हाथों में सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच की तस्वीर भी दिखी। उस तस्वीर पर जश्न मना रहे लोगों ने तिलक लगाकर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। टेम्परेरी व्यवस्था कितनी देर चलाई, 70 वर्ष, और आज फिर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा यह भी साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से बदलकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
क्योंकि केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। इसके बाद राज्य को 2 हिस्सों में बांटते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इसी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था। मतलब उन्होंने जो फैसला लिया वो कानूनी तौर पर सही था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अनुच्छेद 370 वैकल्पिक यानी कुछ दिनों के लिए अपनाई गई व्यवस्था थी, जिसे हटाया जाना पहले से तय था। इसके अलावा अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश भी दिए कि वहां जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, जिसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में भी देश के बाकी राज्यों की तरह चुनाव करवाए जाएंगे। जबकि इससे पहले तक अनुच्छेद 370 की वजह से देश में लागू होने वाले कई नियम जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को संवैधानिक तौर पर सही बताते हुए इस पर मोहर लगा दी। लेकिन इससे जम्मू कश्मीर के उन नेताओं को बड़ा झटका लगा जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने को संविधान के खिलाफ बता रहे थे, जिनमें राज्य की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती भी शामिल है। उन्होंने तो ये तक ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद अनुच्छेद 370 पर जारी बहस पर पूर्ण विराम लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जश्न देश के कई हिस्सों में मनता नजर आया। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कश्मीर हमारा है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ता इस फैसले को अपनी जीत बताते हुए जश्न मनाते नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हमेशा से बीजेपी का एजेंडा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये निर्देश भी दिए कि सरकार वहां मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों के निपटारे के लिए एक कमेटी भी बनाए। ये कमेटी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सामने आई शिकायतों का निपटारा करेगी। क्योंकि कश्मीर के कई राजनेताओं ने ये आरोप लगाए थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनके साथ ज्यादती की गई। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया था कि सरकार ने उन्हें कई दिनों तक उनके ही घर में नजरबंद करके रखा। दुकानदारों को बोला गया, उनको धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे दुकानें खोल दो। हमें घरों में नजरबंद किया गया, वर्कर्स को थानों में बंद किया गया। इस मामले में महबूबा मुफ्ती अकेली नहीं थी। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसी बात पर नाराजगी जताई। मेरे साथी सुबह से बंद हैं, किस लिए? कसूर क्या है हमारा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों के लिए बनाई जा रही कमेटी दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी, क्योंकि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप सिर्फ सरकार पर नहीं है, बल्कि वहां के अलगाववादी संगठनों और वहां की कुछ राजनीतिक पार्टियों पर भी। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी सभी पक्षों पर लगे आरोपों की जांच करेगी। लेकिन कानून के जानकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 का लागू होना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि 9 अगस्त 2019 को जब इसे हटाने का फैसला लिया गया तो इसे हमेशा के लिए दफनाने की पूरी प्लानिंग भी की गई थी। और तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद संविधान सभा को विधानसभा कहा जाने लगा। मतलब जम्मू कश्मीर में होने वाले फैसलों में बाकी राज्यों की तरह संसद दखल दे सकती है। और अब इसे बदलना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि अगर आने वाले सालों में कोई पार्टी जम्मू कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 लाना भी चाहे, तब भी उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसे लाना होगा। और इसके लिए संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। और अगर कोई सरकार इस कड़ी को पार कर भी लेती है तो उसे देश की 50% विधानसभाओं से भी इसे पास कराना होगा। मतलब अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी शायद ही मुमकिन हो। और माना जा रहा है कि 2019 में मोदी सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद 370 को हटाने का ये रास्ता चुना था, ताकि आने वाले सालों में दोबारा कोई ये फैसला पलट न सके। उधर ब्रेकिंग न्यूज है केरल से। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोल दिया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले को काले झंडे दिखाए गए
और ये घटना उस वक्त हुई जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। उस वक्त छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार पर हमला किया। खबरों के मुताबिक इससे भड़के राज्यपाल ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला और कानून व्यवस्था भंग करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया सरकार पर। उन्होंने मुख्यमंत्री पी विजयन पर भी सीधा हमला बोला। I cannot allow the criminals, the juntas, to rule the road. You are surrounded by the security. Just a moment. What security people? They are hitting my car. So do we think that the police failed to ensure security? No, police, what people can do? When the chief minister is party to this conspiracy, what these poor people can do? उधर बड़ी खबर आई, हमास के अंत तक गाजा में जंग लड़ने का ऐलान कर चुके इजराइल से जुड़ी हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को सरेंडर का आखिरी मौका दिया। उन्होंने हमास के लड़ाकों से दो टूक बोल दिया कि वो यहिया सिनवार के चक्कर में अपनी जान न गंवाएं और सरेंडर कर दें। ये बयान देते समय नेतन्याहू ने माना कि जंग अभी लंबी चलेगी, लेकिन उन्होंने इस जंग को हमास के अंत की शुरुआत बता डाला और इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की सेना यहिया सिनवार को खत्म करके ही चैन की सांस लेगी। जबकि संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगातार इजराइल पर सीज फायर का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर सीज फायर की मांग को एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल दिया और केवल जंग जारी रखने का ही ऐलान नहीं किया, बल्कि हमास को सरेंडर का आखिरी मौका भी दिया। क्योंकि यहिया सिनवार के पकड़े जाने तक इजराइल का इरादा गाजा को यूं ही लहूलुहान करने का है। उसने जबालिया कैंप में रेड का वीडियो जारी करके अपने इरादे एक बार फिर जाहिर किए, क्योंकि वीडियो में इजराइल के सैनिक जबालिया कैंप के अंदर फायरिंग करते दिखे। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसने जबालिया कैंप में रेड इसलिए मारी क्योंकि उसे शक था कि हमास का एक खूंखार कमांडर वहां छिपा है और उसे पकड़ने के लिए इजराइल के सैनिक दबे पांव जबालिया कैंप के बाहर पहुंचे और गोलियां चलाईं। इजराइल के जिस सैनिक ने गोलियां चलाईं, उसे अचानक पीछे खड़े सैनिक ने रोका और झटके से दूसरी तरफ आया और दोबारा अटैक शुरू किया, क्योंकि इजराइल की सेना का कहना था कि यह ऑपरेशन प्लान नहीं किया गया था। और उसे अचानक खबर मिली कि जबालिया कैंप में हमास के दो खतरनाक कमांडर छिपकर बैठे हैं। हालांकि इजराइल ने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए उसने आनन फानन में ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन जबालिया कैंप के अंदर घुसने से पहले इजराइल के सैनिकों को धुआंधार गोलियां चलानी पड़ी। वो अंदर मौजूद हमास के लड़ाकों को ललकारते भी सुनाई दिए और इसी दौरान एक सैनिक ने कैंप के अंदर बम फेंक दिया। बम फेंकने वाला सैनिक जैसे ही पीछे हटा, दूसरा सैनिक आगे बढ़ता दिखा, क्योंकि वो अंदर छिपे शख्स को संभलने का मौका नहीं देना चाहते थे। और इसीलिए इजराइल के सैनिकों ने बिना एक पल गंवाए फिर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें दिखा कि फायरिंग के वक्त एक सैनिक रुकता तो दूसरा शुरू हो जाता। इजराइल की सेना ने बताया कि यह ऑपरेशन जबालिया कैंप के नीचे बनी सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए चलाया गया था, लेकिन सुरंग में घुसने से पहले ही खूब गोलियां चली और इसके बाद इजराइल के सैनिक अंदर घुसे। उन्होंने वहां हमास के दो लड़ाकों को मारने का दावा किया। इजराइल की सेना ने बताया कि वो जब अंदर घुसे तो हमास के दोनों लड़ाके जिंदा थे और इसीलिए इजराइल के सैनिक गोलियां चलाते हुए अंदर घुसे। इस दौरान गिने चुने मौके ही आए जब गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि ज्यादातर समय इजराइल के सैनिक अलर्ट थे और गोलियां चला रहे थे। उनका कहना था कि सुरंग में घुसते समय अंदर से हमास के दोनों लड़ाकों ने फायरिंग की और उसका उन्हें जवाब देना पड़ा। वीडियो में दिखा कि अंदर मौजूद हमास के लड़ाकों और इजराइल के सैनिकों की बहस भी हुई और इसके बाद इजराइल के सैनिकों ने एक बार फिर उन्हें टारगेट किया। इजराइल ने जो वीडियो जारी किया उसमें दोनों हमास लड़ाकों के शव भी दिखाए गए। इसके अलावा जबालिया कैंप के नीचे बनी सुरंग की दीवारों पर गोलियों के निशान और यहाँ वहाँ बिखरा सामान भी दिखा। मतलब इजराइल की सेना ने गाजा में जारी सैन्य ऑपरेशन का एक और खतरनाक वीडियो जारी करके बता दिया कि इजराइल की सेना अब नहीं रुकेगी और अब तो उसकी खतरनाक याहलोम यूनिट मैदान में उतर चुकी है। जबालिया कैंप में भी इजराइल की सेना की इसी टुकड़ी ने हाहाकार मचाया। इजराइल की सेना की यह टुकड़ी तब मैदान में उतरती है जब आतंकियों से लड़ना होता है।
और इसीलिए इजराइल की खतरनाक यालोम यूनिट जंग में उतरी। जबालिया कैंप में 2 हमास लड़ाकों को मारकर उसने हमास को सीधी चुनौती दी। इजराइल की भाषा हिब्रू में याहलोम का मतलब होता है हीरा, और इसीलिए याहलोम यूनिट का नाम उसकी काबिलियत दिखाता है, क्योंकि इजराइल ने ये यूनिट सुरंगों को ढूंढने और वहां से दुश्मनों का सफाया करने के लिए बनाई है। इस यूनिट का हर सैनिक कई आतंकियों पर भारी पड़ता है, जिसके लिए उन्हें खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। और इसीलिए हमास के जिन लड़ाकों को इजराइल आतंकी कहता है, उनका सफाया करने के लिए याहलोम यूनिट गाजा में जंग लड़ने लगी। क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो जंग नहीं रोकेंगे, और जब तक यहिया सिनवार नहीं पकड़ा जाता तब तक गाजा में हाहाकार मचाते रहेंगे, जबकि संयुक्त राष्ट्र इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो इस बारे में सोच तक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने हमास के लड़ाकों को चेतावनी दी कि वो सरेंडर कर दें और यहिया सिनवार के चक्कर में अपनी मौत को न्योता न दें। ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. אל תמותו בשביל סנוואר. हालांकि नेतन्याहू ने यह माना कि जंग लंबी चल सकती है, लेकिन वो ये जताने से पीछे नहीं हटे कि आज नहीं तो कल हमास का अंत पक्का है। זה ייקח עוד זמן. המלחמה בעיצומה. אבל זה תחילת הסוף של חמאס. हमास के लादेन को पकड़ने के लिए इजराइल ने पूरे गाजा को उलट-पुलट कर रख दिया, क्योंकि पहले इजराइल के सैनिकों ने उत्तरी गाजा पर हमला किया, फिर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में घुस गए, क्योंकि इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि यहिया सिनवार उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा भाग गया, और वहां उसने हमास के गढ़ खान यूनिस में पनाह ली। इजराइल की सेना ने इसी वजह से दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हाहाकार मचाया, लेकिन हमास ने भी हथियार नहीं डाले, उल्टा उसने इजराइल को धमकी दे डाली और बयान जारी किया कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती वो इजराइल के बंधक नहीं छोड़ेगा। और हमास की इस धमकी का कनेक्शन इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीन के नागरिकों से जोड़ा गया, और कहा जाने लगा कि हमास बंधकों के बदले और फिलिस्तीनियों को छुड़वाना चाहता है, क्योंकि उसने बयान दिया कि इजराइल और उसके समर्थक हमास की मांगों को पूरा किए बिना अपने बंधकों को जिंदा वापस नहीं ले जा सकते। यानी नेतन्याहू और हमास दोनों अड़े हुए, जिसका खमियाजा गाजा के आम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू सिनवार को पकड़े बिना सीज फायर के बारे में सोच तक नहीं रहे। और हमास भी बाकी बंधकों को नहीं छोड़ना चाहता। इजराइल और हमास के बीच पिछले महीने हुआ युद्ध विराम 1 हफ्ते ही चला था और 1 दिसंबर को खत्म हो गया था। उस दौरान हमास ने 105 बंधकों को रिहा किया था। इन बंधकों में 80 इजराइल के नागरिक और बाकी दूसरे देशों के नागरिक थे, और उनकी रिहाई के बाद हमास के कब्जे में 137 बंधक और होने की खबर है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने 240 लोगों को बंधक बनाया था, और इन बंधकों में कुछ तो छूट गए, लेकिन 100 से ज्यादा बंधक अब भी हमास की कैद में हैं। यानी इजराइल पर चौतरफा दबाव है। एक तरफ उसे अपने बंधकों को छुड़ाना है और दूसरी तरफ 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड यहिया सिनवार को पकड़ना है, और उसके लिए इजराइल की सेना की सबसे खतरनाक टुकड़ी कही जाने वाली याहलोम यूनिट मैदान में उतर चुकी है। और इजराइल की ओर से लगातार ऐसी तस्वीरें जारी की जा रही हैं जिन्हें इजराइल गाजा में हमास की हार के तौर पर दिखा रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जिनकी वजह से इजराइल की सेना पर सवाल उठे और फिलिस्तीन के लोगों से बदसलूकी करने के आरोप लगे, क्योंकि एक नए वीडियो में कुछ लोग बिना कपड़ों के लाइन से खड़े दिखे। एक लाइन से खड़े इन लोगों को इस तरह खड़ा किया गया था मानो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया। एक उम्रदराज शख्स तो बंदूक लिए पीछे से निकला, उसके बाद वहां खड़े बाकी लोग उसे देखने लगे। वीडियो में दिखा कि यह शख्स बंदूक लेकर आया और इस दौरान उसके दोनों हाथ ऊपर थे, और इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर एक जगह आकर उसने बंदूक नीचे रख दी। कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना ने इस शख्स से सरेंडर करवाया और सबके सामने हथियार डलवाए, जबकि वीडियो में बिना कपड़ों के खड़े बाकी लोगों से पहले ही ऐसा करवाया जा चुका था। पिछले कुछ दिनों में यह दूसरा वीडियो है जिसमें दावा किया गया कि इजराइल की सेना फिलिस्तीन के लोगों के कपड़े उतरवाकर परेड करवा रही और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया, क्योंकि इस नए वीडियो और पिछले हफ्ते आए वीडियो में लोगों की दुर्दशा एक जैसी दिखी। वो बिना कपड़ों के खड़े थे और उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, और इसका आरोप इजराइल की सेना पर लगा। और वीडियो शेयर करते समय कहा गया कि इजराइल की सेना ने सैकड़ों फिलिस्तीनियों की सड़क पर बिना कपड़ों के परेड करवाई और निर्दोष लोगों की फजीहत की। लेकिन इजराइल की सेना का तर्क है कि बिना कपड़ों के परेड इसलिए की गई क्योंकि उसे इन लोगों पर शक था, क्योंकि मुमकिन है कि कपड़ों के अंदर इन लोगों ने बम छिपा रखे हों। שאנחנו
מזהים קבוצה כזאת שיצאה אלינו החוצה, נכנעה במרחב אחרי שאנחנו כורזים אליה. यानी इजराइल की सेना ने खुद माना कि उसने गिरफ्तार किए गए लोगों से बिना कपड़ों के परेड करवाई और इसके लिए उसने अपने तर्क भी दिए, लेकिन फिलिस्तीन और संयुक्त राष्ट्र इस हरकत पर भड़क गए। उन्होंने ढोल पीट पीट कर कहा कि इजराइल ने निर्दोष लोगों के कपड़े उतरवाकर परेड करवाई क्योंकि उनका हमास से कोई कनेक्शन नहीं था। उधर बड़ी खबर आई लाल सागर में अमेरिका और यमन के हूथी लड़ाकों के बीच टकराव से जुड़ी। अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में बड़ा ऑपरेशन चलाकर हूथी लड़ाकों के बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया। अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में वो अपने युद्धपोत से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागती नजर आई। दावा है कि अमेरिकी सेना ने हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका के मुताबिक हूथी लड़ाके एक बार फिर इजराइल पर हमले की फिराक में थे, लेकिन हूथी लड़ाकों के प्लान पर उस वक्त पानी फिर गया जब अमेरिका ने बीच रास्ते में ही उनके ड्रोन और मिसाइलें तबाह कर दी। इससे पहले भी अमेरिका हूथी लड़ाकों के हमलों को नाकाम करने का दावा कर चुका है और इस बार अमेरिका ने अपनी कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया जिसमें उसकी नौसेना अपने युद्धपोतों से मिसाइलें दागती नजर आई। यह हमला यूएसएस कानी युद्धपोत से किया गया जो लंबे वक्त से लाल सागर में तैनात है। अमेरिका ने इस दौरान एक के बाद एक कई मिसाइलें बरसाई। दावा है कि अमेरिकी सेना ने इस कार्रवाई से हूथी लड़ाकों के हमले को नाकाम कर दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर हमला करने और लाल सागर में अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई के बाद से ही हूथी लड़ाकों ने इजराइल और उसका साथ दे रहे अमेरिका के जहाजों और सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। यही नहीं, आरोप है कि लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को भी वो लगातार निशाना बना रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने उस इलाके में जंगी जहाजों के साथ ही सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी। और इस बीच हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के अलावा दूसरे देशों के भी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी। हूथी लड़ाकों ने चेतावनी दी कि वो गाजा पट्टी में जारी इजराइल की कार्रवाई के विरोध में हमले तेज करेंगे। और इसका मतलब है कि लाल सागर में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है क्योंकि हूथी लड़ाकों ने धमकी दी कि वो अमेरिका और इजराइल के अलावा दूसरे देशों के जहाजों पर भी हमला करेंगे। यानी वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हूथी लड़ाके कभी भी अटैक कर सकते हैं। हूथी लड़ाकों के मुताबिक गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई के विरोध में वो सभी जहाजों को निशाना बना सकते हैं और अगर ऐसा हो गया तो इस जंग की आग पूरी दुनिया में फैल सकती है क्योंकि लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में एक है। इसकी सीमाएं इजराइल, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और यमन से लगती हैं। इस इलाके से दुनिया भर के कई देशों के बड़े मालवाहक जहाज गुजरते हैं। जबकि लाल समंदर के किनारे बसे यमन पर हूथी लड़ाकों का कंट्रोल है। और इस धमकी के बाद माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जंग का खमियाजा कई दूसरे देशों को भी भुगतना पड़ सकता है। और अमेरिका की ही तरह फ्रांस ने भी लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमलों को नाकाम करने का दावा किया। फ्रांस के मुताबिक उसकी नौसेना ने समंदर में 2 ड्रोन मार गिराए और फ्रांस का दावा है कि वो दोनों ड्रोन हूथी लड़ाकों के थे। फ्रांस की नौसेना के मुताबिक उसकी जवाबी कार्रवाई में हूथी लड़ाकों के घातक ड्रोन हवा में ही तबाह हो गए। इस कार्रवाई का जो वीडियो जारी किया गया उसमें फ्रांस की नौसेना के जंगी जहाज लाल सागर के एक इलाके में पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए। अमेरिका की तरह फ्रांस भी लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमलों को नाकाम करने में जुटा है। हूथी लड़ाके पहले ही ये धमकी दे चुके हैं कि वो इजरायली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले सभी जहाजों पर हमला करेंगे। हाल ही के दिनों में हूथी लड़ाकों ने कई बार ऐसा करने की भी कोशिश की थी। पिछले महीने ही एक जहाज को हाईजैक कर हूथी लड़ाकों ने इजरायल और अमेरिका को खुली चुनौती दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि हमास के साथ जंग लड़ रहे इजरायल को जल्द ही हूथी लड़ाकों के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले इजरायल ने हूथी लड़ाकों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। इसके साथ ही इजरायल ने दुनिया के सभी देशों से हूथी लड़ाकों के खिलाफ कदम उठाने की अपील की। और ऐसा न होने पर हूथी विद्रोहियों पर हमास की तरह ही एक्शन लेने की धमकी दी। इजरायल ने 2 टूक कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसकी अपील पर कोई कदम नहीं उठाया तो वो लाल सागर को हूथी लड़ाकों की कब्रगाह बना देगा। खबर है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत दुनिया के कई दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों से भी बातचीत की।
इस दौरान उन्होंने हूथी लड़ाकों पर मिलकर एक्शन लेने की मांग की ताकि लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों को रोका जा सके। असल में यमन के हूथी लड़ाके शिया मुसलमान हैं और उन्होंने 1990 के दशक में यमन में शिया और सुन्नी के बीच जारी लड़ाई में विद्रोही संगठन बना लिया था ताकि वो शिया मुसलमानों की आवाज बुलंद कर सके। और ये संगठन 2014 से ही सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की गठबंधन सरकार के खिलाफ गृह युद्ध लड़ रहा है। माना जाता है कि शिया बहुल देश ईरान हूथी लड़ाकों का पूरा समर्थन करता है और माना जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही वो इजरायल और अमेरिका को निशाना बना रहा है। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि हूथी लड़ाकों से निपटने के लिए बाइडेन सरकार एक संयुक्त नौसेना बनाने की तैयारी में है ताकि लाल सागर में पहले की तरह जहाजों के आने जाने में कोई खतरा ना हो। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लाल सागर की सुरक्षा के लिए बाइडेन सरकार एक संयुक्त नौसेना बनाने की तैयारी में है जिसमें कई देशों के नौसैनिक शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, उन देशों के युद्धपोत भी उस इलाके में एक साथ मिलकर गश्त लगाएंगे ताकि हूथी लड़ाके फिर किसी जहाज को निशाना न बना सके। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि अगर ऐसी कोई सेना का गठन होता है तो उसमें कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया ने इस तनाव के लिए एक बार फिर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरोप लगाया कि ईरान उस इलाके में जंग का नया मोर्चा बनाना चाहता है क्योंकि ईरान पर हूथी लड़ाकों को हथियार देने और हर तरीके से उनकी मदद करने के आरोप लगते रहे। उधर बड़ी खबर आई इजरायल और सीरिया में बढ़े टकराव से जुड़ी हुई। खबर है कि गाजा में हमास से जंग लड़ रही इजरायल की फौज को सीरिया में बड़ा झटका लगा है। सीरिया की सेना ने इजरायल की ओर से दागी गई कई मिसाइलों को बर्बाद करने का दावा किया। खबर के मुताबिक इजरायल ने सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समेत दूसरे चरमपंथी गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया और लड़ाकू विमानों के जरिए सीरिया की राजधानी दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों पर ताबड़तोड़ 8 मिसाइलें छोड़ दी। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सीरिया की सेना ने इजरायल की ओर से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को हवा में तबाह कर उसके हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की कई मिसाइलें सीरियाई सुरक्षा घेरे को चकमा देने में कामयाब रहीं और इनमें एक दमिश्क के दक्षिणी इलाके में गिरी। इस मिसाइल हमले की चपेट में आकर एक इमारत पूरी तरह तहस नहस हो गई। इजरायल ने दावा किया कि यह इमारत एक ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन की थी। हालांकि इस हमले में किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई। सीरिया ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने गोलान हाइट्स से दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों में मिसाइलें छोड़ी। गोलान हाइट्स सीरिया का ही इलाका है, लेकिन 1967 से वहां इजरायल का कब्जा और इजरायली सेना भी वहां तैनात है। इजरायल कई बार ये आरोप लगा चुका है कि ईरान हिजबुल्लाह समेत दूसरे चरमपंथी गुटों को हथियार पहुंचाने के लिए सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता आया है। और इजरायल का दावा है कि ईरान से मिले हथियारों का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह समेत दूसरे चरमपंथी संगठनों ने इजरायल की फौज की नाक में दम कर रखा है। और इसीलिए हमास के 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद से ही इजरायल ने सीरिया के एयरपोर्ट समेत दूसरे ठिकानों पर हमले तेज कर दिए ताकि ईरान को सीरिया में पैठ बढ़ाने से रोका जा सके। रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए इजरायल ने एक बार फिर सीरिया में ईरान समर्थित चरमपंथियों के ठिकानों और दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की और इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गोलान हाइट्स से दमिश्क पर एक के बाद एक 8 मिसाइलें छोड़ दी। लेकिन सीरिया की सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजरायल की 8 में से 6 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। रॉयटर्स के मुताबिक बीते 10 दिन में इजरायल का सीरिया पर यह तीसरा हमला। इससे पहले 2 दिसंबर को इजरायली सेना ने दमिश्क के करीब हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को मार गिराया था, जबकि 4 रोज पहले भी इजरायल ने वहां हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया था। उधर चीन के उत्तरी इलाकों में जारी भारी बर्फबारी की वजह से वहां लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बर्फ ने वहां रेलगाड़ियों के पहिए रोक दिए। 24 घंटे में ही वहां इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी कि स्कूलों तक पर ताले लग गए। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारी बर्फबारी की वजह से वहां तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला गया। और चीन की राजधानी बीजिंग समेत उसके उत्तरी इलाकों पर ऐसा कोल्ड अटैक हुआ कि घर से लेकर बाजार तक और सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब बर्फ में ढक गए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के हेनान प्रांत में 24 घंटे के अंदर करीब 10 मिलीमीटर तक बर्फ गिरी, जिसकी वजह से वहां लोग कड़ाके की ठंड का सामना करने को मजबूर हो गए। वहां से आई तस्वीरों में शहर की सड़कों पर बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछी नजर आई, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने सड़कों पर गाड़ियां उतारने की हिम्मत दिखाई,
लेकिन बर्फ की वजह से उनकी गाड़ियां रास्तों पर ही फिसलती दिखाई दी। और उत्तरी चीन के लगभग हर शहर पर बर्फबारी का ऐसा ही सितम नजर आया। भारी बर्फबारी की वजह से वहां हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि सैकड़ों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। और बर्फ की वजह से उत्तरी चीन के कई हिस्सों में स्कूलों तक को बंद करने की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, विजिबिलिटी कम होने की वजह से बड़े पैमाने पर विमानों की उड़ान पर भी रोक लगा दी गई। चीन के शेंडोंग प्रांत में मौजूद एयरपोर्ट से आई तस्वीरों में एयरपोर्ट के कर्मचारी एक विमान के पंखों पर जमी बर्फ को हटाते नजर आए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक आसमान से गिर रही सफेद बर्फ चीन की राजधानी बीजिंग समेत हेनान, शेंडोंग और शांसी प्रांत के लोगों के लिए आफत बन गई है। और भारी बर्फबारी के बीच हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हालांकि सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी जोरों पर चल रहा है, लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारी बर्फबारी की वजह से उत्तरी चीन में करीब 140 हाईवे बंद कर दिए गए और 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. बड़ी खबर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों से मिले कैश की गिनती 6 दिन से जारी है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में बलंगीर के स्टेट बैंक की ब्रांच में और धीरज साहू के रांची वाले घर पर नोटों की गिनती लगातार चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इनके अलावा सभी जगहों पर नोटों की गिनती पूरी कर ली गई है। सूत्र बताते हैं कि 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट गिने जा चुके हैं। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी पर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन छापेमारी के दौरान मिली कैश की तस्वीरें देखकर हर कोई दंग है, क्योंकि आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक वहां 2, 4 या 10 करोड़ नहीं बल्कि नोटों से भरा एक पूरा कमरा मिला। और उसकी दीवारों पर, अलमारियों में, अलमारियों के ऊपर और फर्श पर नोट ही नोट दिखाई दिए। बलंगीर से सामने आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। खबरों के मुताबिक एक ही कमरे में इतने सारे नोटों के बंडल देखकर छापेमारी करने पहुंचे आयकर विभाग के अफसर और कर्मचारी भी भौचक्के रह गए। कमरे का दरवाजा खुलते ही जहां तक नजरें जा रही थीं, बस नोट ही नोट नजर आ रहे थे। उस कमरे में अलमारियों में रखे नोटों के बंडल देखकर ऐसा लगा मानो किसी बड़े बैंक का लॉकर खोल दिया गया हो। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक कमरे में लोहे की 9 अलमारियां मिली और उन अलमारियों के एक एक खाने में नोटों को ठूस कर भरा गया था। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो अलमारियों के अंदर नोटों के बंडल की दीवार बना दी गई हो। नोटों के बंडलों से लोहे की अलमारियां तो भरी ही थीं, उस कमरे में बने लकड़ी के रैक पर भी सैकड़ों गड्डियां रखी दिखाई दी, जिसका मतलब यह है कि उस कमरे का हर कोना नोटों से भरा हुआ था। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी करने गई टीम जैसे जैसे उस कमरे में आगे बढ़ रही थी, हर कदम पर कैश मिलता जा रहा था। उस कमरे से मिले नोटों को गिनने के लिए आयकर विभाग की टीम को नोट गिनने वाली कई मशीनें मंगवानी पड़ी, क्योंकि वहां इतने नोट मिले कि हाथों से उनकी गिनती करना संभव नहीं था। नोटों से भरे उस कमरे में अलमारियों में दिख रही रकम के अलावा कई बैग भी दिखाई दिए और उनमें नोटों के बंडलों को ऊपर तक भरकर रखा गया था। नोटों से भरे एक बैग के ऊपर दूसरा बैग भरकर रखा नजर आया।
सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने ही उस कमरे में अलमारियों के बाहर रखे गए नोटों की गड्डियों को बैगों में भर दिया था। कैश से भरे उस कमरे के अंदर 500-500 के नोटों की गड्डियां तो थी ही, 100 और 200 के भी सैकड़ों बंडल मिले और उनकी गिनती के लिए नोट गिनने वाली मशीनों को लगाना पड़ा। खबर तो ये आई कि इतने सारे नोट गिनते गिनते 2 मशीनें बंद तक हो गई, उन्हें बाद में वहां से हटा दिया गया। क्योंकि आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इससे पहले आज तक देश में इतना कैश छापेमारी में कभी मिला ही नहीं था। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक 3 राज्यों के 9 ठिकानों पर छापेमारी में 350 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। नोटों को गिनते समय मशीनों में आई परेशानी को तुरंत ठीक करने के लिए इंजीनियरों की एक टीम भी वहां तैनात कर दी गई। और सूत्रों के मुताबिक उस कमरे में मिले नोटों के अंबार को गिनने के लिए कई बैंकों से नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। ओडिशा के बलंगीर में इस कमरे में नोटों के बंडलों को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि 200 करोड़ से ज्यादा की रकम तो यहीं जमा करके रखी गई थी, क्योंकि 500 के नोटों की एक गड्डी में 50,000 की रकम होती है और 500 की 2 गड्डियों को मिलाकर यह रकम 1 लाख हो जाती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस कमरे में 500 की करीब 20,000 गड्डियां मौजूद थी। हालांकि कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से कुल कितनी रकम बरामद हुई, इस पर आयकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। माना जा रहा है कि नोटों की गिनती पूरी होने और छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही आयकर विभाग इस पर जानकारी साझा करेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश की पूरी कुंडली खंगाल रहा है। इसके साथ ही नोटों की गिनती भी कराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में छापेमारी में मिले करोड़ों रुपयों को छापेमारी वाली जगह पर ही गिना गया, जबकि बाद में बचे हुए कैश को बोरियों और बैग में भरकर बलंगीर की स्टेट बैंक शाखा में भेज दिया गया ताकि बैंक कर्मचारी नोटों की ठीक से गिनती कर सकें। ओडिशा के बलंगीर से सामने आए एक वीडियो में कड़ी सुरक्षा के बीच बैंक कर्मचारी छापेमारी में मिले कैश को बैगों और लोहे के बड़े बड़े बक्सों में भरकर बैंक ले जाते दिखे। इसके बाद बैंक के अंदर 3 बैंकों के 50 कर्मचारियों को 40 मशीनों के साथ नोट गिनने में लगा दिया गया। बैंक के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में कैश देखकर हर कोई दंग था। नोट गिनने के लिए लगाए गए कर्मचारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। बैंक के अंदर बड़े से हॉल में टेबल के ऊपर चारों तरफ बस नोटों के बंडल ही नजर आए। टेबल पर नोट गिनने वाली मशीनों के साथ कतार में बैठे बैंक कर्मचारी बेहद सावधानी के साथ नोट गिनते दिखाई दिए। नोटों की गिनती के लिए लगाए गए 50 लोगों के अलावा भी 20 और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई और उन्हें नोट गिनने के अलावा अलग अलग काम दे दिया गया। कुछ लोगों को नोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के काम में लगाया गया। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान कोई भी एक्शन बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के पूरा नहीं किया गया। यानी आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान पूरी सावधानी बरती। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर नकदी ओडिशा में धीरज साहू के भाई की कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग बड़ी खबर आई, ईरान के तेल भंडार में लगी भयंकर आग से जुड़ी। ईरान के खुरासान प्रांत में मौजूद तेल के बहुत बड़े भंडार में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी गई। आग लगने के बाद तेल भंडार में 2 बड़े धमाके भी हुए, जिससे आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई। घटना के तुरंत बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। गनीमत यह रही कि कोई भी आदमी इस भीषण आग की चपेट में नहीं आया, क्योंकि जब यह हादसा हुआ उस वक्त तेल भंडार में कई लोग काम कर रहे थे। हालांकि जैसे ही आग की लपटें फैलने लगीं, उन्हें बिना देरी किए वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। और जैसे ही उस तेल भंडार से लोगों को निकाला गया, वहां एक के बाद एक 2 भयंकर धमाके हुए। इन धमाकों से आग की लपटें और भड़क गई। इसके बाद तो वहां आसमान में आग का इतना बड़ा गोला बन गया कि उसे देखकर दूर खड़े लोगों की भी सांसें अटक गईं। देखते ही देखते आग ने और भी विकराल रूप ले लिया। उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उड़ गई। इतनी भयानक आग का अंदाजा वहां किसी को भी नहीं था। दमकल के कई कर्मचारी जो आग बुझाने वहां पहुंचे थे, उन्हें भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया, क्योंकि तेल भंडार में धमाके होने से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के भी झुलसने का डर था। इस वजह से आग बुझाने के काम में देरी हुई
और तब तक लपटें पूरे तेल भंडार में फैल गई। ये हादसा ईरान के पूर्वी हिस्से में मौजूद खुरासान प्रांत में हुआ, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, और वहाँ तेल भंडार के अलावा कई दूसरी फैक्ट्रियां भी हैं। हालांकि जैसे ही धमाके होने बंद हुए, दमकल कर्मचारियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया, लेकिन तब तक वहां भारी नुकसान हो चुका था। ईरान के मीडिया के मुताबिक आग बुझने तक करीब 15 लाख लीटर तेल जल गया। इसी वजह से आग इतनी फैल गई कि कुछ ही देर में पूरा का पूरा तेल भंडार तबाह हो गया। खुरासान प्रांत के प्रशासन ने एहतियातन आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया, क्योंकि आग की लपटें लगातार फैलती जा रही थी। धुएं का घना गुबार पूरे इलाके में फैल रहा था। इस बड़े खतरे को देखते हुए तेल भंडार के नजदीक बनी फैक्ट्रियों के कई कर्मचारियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। आग बुझने के कई घंटे बाद भी वहां से धुआं उठता रहा और उससे उस इलाके में दहशत बनी रही। बाद में ईरान की सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए, ताकि पता चल सके कि किस वजह से तेल भंडार में इतनी बड़ी घटना हो गई। क्योंकि हाल के महीनों में ईरान के अलग अलग शहरों में धमाके और आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले महीने ही मध्य ईरान में मौजूद न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नजदीक धमाका हुआ था, और ईरान ने उस धमाके के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया था। पिछले महीने ये ब्लास्ट मध्य ईरान में मौजूद न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नजदीक हुआ था। उस वक्त ये अंदेशा जताया गया था कि अगर वो धमाका न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में हुआ होता तो पूरे ईरान में भयानक तबाही आ जाती। इस धमाके से पहले अक्टूबर में भी राजधानी तेहरान के नजदीक एक पावर प्लांट में विस्फोट हुआ था। और इन घटनाओं को देखते हुए ही माना जा रहा है कि ईरान की सरकार खुरासान प्रांत की घटना को भी शक की नजर से देख रही है। हालांकि तेल भंडार में लगी आग की घटना में किसी साजिश की बात सामने नहीं आई है, लेकिन खबर है कि ईरान की सरकार साजिश के एंगल से भी इसकी जांच में जुट गई है। उधर बड़ी खबर आई यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई। रूस ने करीब 80 दिन बाद एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमला किया और सुबह सुबह कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। रूस ने कीव पर 8 मिसाइलें दागी। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। पिछले हफ्ते भी खबर आई थी कि रूस ने कीव पर हमला किया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि कीव के मेयर ने बयान दिया था कि रूस की मिसाइलों को कीव में गिरने ही नहीं दिया गया। लेकिन इस बार रूस ने जो मिसाइलें दागी, उन्होंने कीव को सुबह सुबह दहला कर रख दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर कहर बरपाया और 1-2 नहीं बल्कि 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ये मिसाइलें सुबह सुबह कीव पर गिरी और हमले में 4 लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमला सूरज निकलने से पहले हुआ और धमाके की आवाज से आसपास के लोग सिहर उठे, क्योंकि इस बार रूस ने कोई ड्रोन नहीं भेजा था, बल्कि ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से कई गुना तेजी से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्हें मार गिराना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है। और अगर हमला अंधेरे में हुआ हो तो फिर तो इनसे लड़ना और मुश्किल हो जाता है। कीव में भी वही हुआ और रूस ने करीब 80 दिन बाद कीव को पिछले साल हुए उन खतरनाक हमलों की याद दिला दी, जिन्होंने कीव की सड़कों पर आम लोगों का चलना मुश्किल कर दिया था। और एक बार फिर रूस अपने पुराने तेवरों में लौटा है, क्योंकि उसने बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर कीव को याद दिला दिया कि सर्दियां आ चुकी हैं। सर्दियों में यूक्रेन के लिए रूस से लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन में बर्फ पड़ रही है और जिस इलाके में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी वहां भी बर्फबारी हुई थी और सड़क के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा बन गया था और उस पूरे हिस्से को अलग कर दिया गया था और यूक्रेन के सैनिक गड्ढे में जांच कर रहे थे। कीव के इस हिस्से में मिसाइलें गिरने के बाद जबरदस्त धमाका हुआ था। कुछ घरों के तो शीशे टूटे दिखे, जबकि एक घर की तो छत ही टूट गई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की मिसाइलें कीव के दक्षिणी इलाके दानित्स्की में गिरी। कीव का ये इलाका नीप्रो नदी तक फैला है और इसकी गिनती यूक्रेन के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में होती है। लेकिन रूस के हमले ने कीव के दानित्स्की इलाके की सूरत ही बिगाड़ कर रखी, क्योंकि यहां पर इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और हमले में कुछ लोग घायल भी हुए। और इस हमले ने एक बार फिर कीव के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और यूक्रेन जंग की दूसरी सर्दी ने जेलेंस्की को पहले ही डरा कर रखा हुआ है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें तो उनकी नींद ही उड़ा देंगी, क्योंकि करीब 80 दिन से रूस शांत था और छोटे मोटे हमले कर रहा था, जिसमें ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। और पिछली बार कीव में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने ही कोहराम मचाया था।
लेकिन इस बार रूस ने बड़ा हमला कर दिया और एक के बाद एक 8 बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव पर दाग दी और सर्दियां शुरू होते ही यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उधर बड़ी खबर है पाकिस्तान और चीन से जुड़ी। खबर है कि हथियारों के बकाया पैसे के लिए चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को धमकाते हुए यह तक कह दिया कि अगर उसने हथियारों की बकाया राशि न चुकाई तो उसे मिलने वाले हथियारों की डील भी रद्द की जा सकती है। पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसे चीन को करोड़ों डॉलर का भुगतान करना है, लेकिन पाकिस्तान ये रकम देने को राजी ही नहीं है और माना जा रहा है कि इसी बात ने चीन का पारा चढ़ा दिया। खबर तो यह भी है कि इस मामले में सुलह का रास्ता निकालने के लिए पाकिस्तान की सेना के कई बड़े अधिकारी चीन की सेना के अधिकारियों से भी मिले। और इस दौरान पाकिस्तान ने चीन से कुछ दिनों की मोहलत और मांगी। पाकिस्तान की सेना की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी उसे चीन को हथियारों की खरीद के बदले करीब 150 करोड़ डॉलर चुकाने हैं। मतलब भारतीय रुपयों के हिसाब से अकेले इस डील की वजह से पाकिस्तान पर 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और चीन की धमकियों को देखकर लग रहा है इस बार वो पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं। और ये बात चीन ने इशारों में ही सही, लेकिन पाकिस्तान को कह ही दी। चीन ने धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ये रकम चुकाने में नाकाम रहा तो फिर उसे कोई हथियार नहीं मिल पाएगा। जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि पहले से कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान से अब उसका सबसे बड़ा मददगार भी हाथ खींच सकता है, क्योंकि अब चीन को भी लगने लगा है कि पाकिस्तान को कर्ज देने का मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्योंकि चीन भी ये अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान अगर खुद को भी बेच दे तब भी विदेशों से लिया कर्ज नहीं चुका पाएगा। और अब तो उसकी मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि अब तक उसे यह भरोसा था कि चीन उसके साथ खड़ा है और माना जाता है कि वो चीन की मदद से ही बाकी देशों का कर्ज उतार रहा था। लेकिन इस बार चीन ने ही उससे करोड़ों डॉलर के बकाये की मांग कर डाली और इसी बात ने पाकिस्तान की सरकार की नींद उड़ा दी, क्योंकि ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब करीब खाली हो चुका है और कर्ज मांग मांग कर उसने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि दूसरे देश तो क्या, संकट में फंसे देशों को कर्ज देकर उबरने वाली संस्था IMF भी उसे साफ इनकार कर चुकी है। और अब तो चीन ने भी उसे बकाया राशि चुकाने की धमकी दे डाली। चीन वो देश है जो पिछले कुछ साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा और उसने पाकिस्तान को न सिर्फ कर्ज दिया बल्कि हजारों करोड़ के हथियार भी बेचे। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से लेकर 2020 तक चीन ने पाकिस्तान को 847 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 68,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। इन हथियारों में मिसाइल, तोप, रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद शामिल। हालांकि 2005 से पहले तक पाकिस्तान अमेरिका के हथियार खरीदता था, लेकिन 2005 में चीन ने पहले उसे सस्ते हथियारों का लालच दिया और फिर कर्ज के जाल में फंसा लिया। आरोप है कि इन्हीं हथियारों को पाकिस्तान भारत में आतंकियों तक भी पहुंचाता है, लेकिन उसकी मौजूदा हालत देखकर लग रहा है कि वो ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सबसे पक्के दोस्त माने जाने वाले चीन ने ही उस पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका के टेनेसी राज्य में आए तूफान से वहां सैकड़ों घर और दुकानें बर्बाद हो गई। तूफान की चपेट में आने से वहां 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। क्योंकि वहां से तूफान का जो डरा देने वाला वीडियो सामने आया उसमें आसमान से बिजली गिरती दिखी और बिजली के गिरते ही वहां भयंकर आग लग गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां जोरदार ब्लास्ट हुआ, क्योंकि देखते ही देखते वो आग एक बड़े इलाके में फैल गई और उसका काला धुआं काफी दूर से ही नजर आने लगा। भयंकर तूफान के साथ गिरी बिजली की वजह से वहां के कई इलाकों में आग लग गई और कई घरों में अंधेरा छा गया। तूफान की वजह से वहां के कई घर और दुकानें भी पूरी तरह तहस नहस हो गई। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें टेनेसी शहर के हर हिस्से, हर कोने में तूफान से मची तबाही साफ नजर आई। कई घरों की छत उड़ी दिखी तो कई जगहों पर सिर्फ मलबा ही नजर आया, क्योंकि टेनेसी राज्य में जो तूफान आया उसने वहां की सूरत ही बदल कर रखी। तूफान की वजह से वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि सैकड़ों लोग बेघर हो गए, क्योंकि वहां आए भयंकर तूफान ने उनके घरों के परखचे उड़ा दिए। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ टूटे घरों का मलबा बिखरा नजर आया। कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ भी गिरे दिखे और इसकी वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए। वहां से आई एक तस्वीर में पेड़ गिरने की वजह से वहां खड़ी कई गाड़ियां उनके नीचे दबी नजर आई।
तूफान ने वहां के एक इलाके की तो सूरत ही बदल दी, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वहां का हर कोना तूफान की चपेट में आ गया, क्योंकि वहां चारों तरफ लोगों का सामान बिखरा दिखा। कई लोगों के घरों पर पेड़ गिरे नजर आए और कई गाड़ियां मलबे के नीचे दबी दिखाई दी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक नदी के किनारे खड़ी कई नावें भी पलटी नजर आईं। उन्हें देखकर लोग डर गए। उधर राजस्थान के कोटपुतली में एक एटीएम को उखाड़ ले जाने का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में होने लगी, क्योंकि वहां कुछ बदमाशों ने महज 5 मिनट में एक एटीएम मशीन ही उखाड़ दी और उसे अपनी गाड़ी से बांध कर ले गए। ये पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उसमें एक बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर एटीएम बूथ के अंदर घुसता दिखा। उस बदमाश ने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का स्प्रे छिड़का ताकि लूट की वारदात उस कैमरे में रिकॉर्ड ही ना हो। लेकिन वहां एक और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उस पर उन बदमाशों की नजर नहीं गई और ये पूरी वारदात उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उस वीडियो में वो बदमाश एक मोटे पट्टे वाली रस्सी से एटीएम मशीन को बांधता नजर आया। इसके बाद उसके साथी ने उस रस्सी का दूसरा हिस्सा बाहर खड़ी उस गाड़ी पर बांध दिया और जैसे ही उस रस्सी को खींचा गया वो एटीएम मशीन उखड़ गई और वो उसे बाहर खड़ी उस गाड़ी में डाल कर ले गए। लेकिन उससे पहले उन बदमाशों ने काफी देर तक उस मशीन का कैश बॉक्स तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं टूटा तो वो पूरी की पूरी मशीन ही अपने साथ ले गए। और इस वारदात के बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये वारदात कोटपुतली पुलिस स्टेशन से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर हुई। लेकिन इसके बावजूद वो बदमाश बड़ी ही सफाई से महज 5 मिनट में पूरी की पूरी एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। हैरानी की बात यह कि जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां कोई गार्ड मौजूद नहीं था और इसी वजह से वो बदमाश 20 लाख रुपए से भरी हुई एटीएम मशीन लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वो बदमाश रात के करीब 1:45 बजे एक गाड़ी में सवार होकर वहां आए और रस्सी की मदद से एटीएम मशीन को अपनी गाड़ी से बांधकर उखाड़ कर ले गए। लूट के वक्त उन बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और उसकी वजह से उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। ऐसे में उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया ताकि उन बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और इसके बाद शेयर बाजार में आज बहुत कुछ हुआ। शेयर बाजार में आज नए रिकॉर्ड बने, क्योंकि शेयर बाजार आज दिन में 21,000 को, सेंसेक्स जो है माफ कीजिएगा, वो 70,000 को पार कर गया और निफ्टी 21,000 को पार कर गया। इतना बड़ा आज बढ़त देखने को मिली आज शेयर बाजार में। और सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी, पावर, मेटल और कैपिटल गुड सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। फार्मा को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर के शेयर हरे निशान पर बंद हुए, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 102 अंक चढ़कर 69,928 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 27 अंकों के उछाल के साथ 20,997 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पिछले 6 कारोबारी दिनों में सीधा 2,500 अंक उठ गया। तो ये ऐसे ही हवा में नहीं हुआ, इसके पीछे वजह है। आप कहेंगे कि बीजेपी चुनाव जीत गई, वही होगा, तो हां वो भी है, लेकिन दुनिया में और भी बहुत कुछ चल रहा है जो समझना जरूरी है। तो चलिए 3 बड़ी वजह समझते हैं इसकी। दिन में निफ्टी 21,000 छू गया, सेंसेक्स 70,000 के पार चला गया। ये पहली बार हुआ और 6 कारोबारी दिन पहले सेंसेक्स 67,500 के आसपास था। तो पिछले 6 दिन में ऐसा क्या हो गया, ये 2,500 अंक ऊपर चला गया। 3 वजह दिख रही हैं। पहली, अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो पिछले कुछ समय से संकेत दे रहा था कि वहां ब्याज दरें बढ़ेंगी। अब क्या हुआ है कि वहां ये संकेत मिल रहे हैं कि वहां ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, उल्टा घट सकती हैं। अब आप कहोगे इसका सेंसेक्स से क्या मतलब? वो ऐसा होता है कि जब वहां ब्याज दर नहीं बढ़ेगी तो वहां रखा पैसा, जो बड़ी बड़ी निवेश करने वाली कंपनियां होती हैं, वो वहां से पैसा निकाल कर दूसरे देशों में लगाती हैं और उसमें भारत का शेयर बाजार बढ़िया चल रहा है, तो यहां भी उनके डॉलर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा ये कि हाल में जो रुपया कमजोर हुआ वो भी वजह है कि बाजार चढ़ रहा है। वो ऐसे क्योंकि विदेशी निवेशकों को उतने ही डॉलरों में अब पहले से ज्यादा शेयर मिल रहे हैं, क्योंकि अब डॉलर 83 रुपए के भी पार चला गया है। तो पहले वो $1 लगाते थे तो 80 रुपए के शेयर मिलते थे, अब 83 रुपए के शेयर मिल रहे हैं। बड़े बड़े ही विदेशी निवेशकों, यानी वहां की बड़ी बड़ी निवेश करने वाली कंपनियों के शेयर बढ़ते जा रहे हैं।
तो वो और पैसा लगा रहे हैं भारत के शेयर बाजार में और बाजार और बढ़ता जा रहा है। तीसरी वजह तो आप समझते ही हैं, बीजेपी की जीत। ऐसा नहीं कि बीजेपी से बाजार को प्यार है, धंधे की बात यह है कि बाजार देखता है कि किस देश में उथल पुथल नहीं है और नहीं होने जा रही है। इन चुनावों ने बाजार को आश्वस्त कर दिया कि कोई बड़ा उलटफेर होना मुश्किल है अगले साल, यानी नीतियां स्थिर रहेंगी और काफी आगे तक का भविष्य समझा जा सकता है कई भारतीय कंपनियों का और पूरे बाजार का। बाकी दुनिया में तो आप देख ही रहे हो, कहीं जंग है तो कहीं जंग की आहट है, तो माहौल भारत के बाजार का थोड़ा स्थिर दिख रहा, इसलिए यहां लोग पैसा ज्यादा लगा रहे हैं और बाजार चढ़े जा रहा। इंकलाब अपना काम करके रहा, इंकलाब अपना काम करके रहा, बादलों में भी चांद उभर के रहा। सौबात की एक बात कही कासमी ने, रात भारी सही कटेगी जरूर, दिन कड़ा था मगर गुजर के रहा। मिलते हैं